जी सर। आपके नाम का मतलब क्या होता है? सर साक्षी का मतलब देखा जाए तो विटनेस या गवाही इसको कहते हैं हिंदी में। फिटनेस या गवाही की जरूरत कहाँ पर पड़ती है? सर कोर्ट में। अच्छा। और जैसा कि हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में विवाह में भी साक्षी मानकर अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लिए जाते हैं, तो वैवाहिक अनुष्ठानों में भी या फिर धार्मिक अनुष्ठानों में। अच्छा। हम्म। ये आपके इसमें लिखा हुआ है एड्रेस में श्री कुंज। श्री कुंज क्या होता है? जी। सर इसका शाब्दिक अर्थ है लक्ष्मी जी का निवास। श्री अर्थात लक्ष्मी और कुंज मतलब निवास स्थान, तो, रहने की जगह। तो इनका निवास स्थान कहाँ माना जाता है लक्ष्मी जी का? सर एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगी अभी इसका। ओके, कोई बात नहीं। आपका एड्रेस जवाहर नगर है ना? ये जी शायद मुझे लगता है कि पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के नाम पर ही होगा, जवाहर नगर। जी 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 बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री के रूप में उपलब्धियां बताइए। सर राष्ट्रीय आंदोलन के एक लंबे संघर्ष में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद वो भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनका उस समय पे प्रधानमंत्री बनना जिस समय पे विभाजन की विभीषिका झेल रहा था हमारा देश। और उस समय पे देश को स्थायित्व की जरूरत थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी। राष्ट्रीय स्तर पे अधोसंरचनाओं का निर्माण करवाना और ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का गठन करना जो आज बाद के समय में बहुत ही रिलेवेंट हुए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो गया, यूएनओ में उनकी भूमिका हो गई। तो इन सब प्लेटफॉर्म्स पे उनका जो कि कद था वो तत्कालीन परिस्थितियों में। जी। यूएनओ में क्या भूमिका थी? सर यूएनओ में जब स्थापना हुई तो उनके डेलिब्रेशंस में वो काफी इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। तो संस्थापक सदस्यों में हमारा भारत उस समय पे था, 1942 में जब यूएनओ का गठन हुआ था। उनका पंचशील का सिद्धांत क्या था? सर ये 1954 में चीन के साथ हमारा जो संबंध द्विपक्षीय संबंध स्थापित हुए उसमें ये पंचशील का सिद्धांत उन्होंने दिया। उसमें मुख्यतः 5 तरह के सिद्धांतों की बात की जाती है। पहला है अनाक्रमण, दूसरा है अहस्तक्षेप, तीसरा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, चौथा है एक दूसरे की संप्रभुता और भौगोलिक अखंडता की रक्षा करना, सम्मान करना, और पांचवा है समानता एवं पारस्परिक लाभ। इनके बेसिस पे जो फॉरेन रिलेशन है उनको कंडक्ट करना। अच्छा। हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया, तीनों में क्या डिफरेंस था? सर तीनों में तीनों ही चीजों को लेकर डिफरेंस था। चाहे वो स्टेट ऑफ नेचर की संकल्पना हो, चाहे वो ह्यूमन नेचर की बात हो, चाहे सिविल सोसाइटी या फिर स्टेट नेचर जो स्टेट का गठन होता है उसके बाद स्टेट की क्या भूमिका होती है और लोगों को क्या तरीके किस तरीके के राइट्स दिए जाते हैं। तीनों में ये सब तीनों थिंकर्स अलग थे। सर इसको एक्सप्लेन करूं? ओके, नहीं नहीं ठीक है। हॉब्स का यानी कि नैतिकता पर क्या दृष्टिकोण था? जी सर। हॉब्स का नैतिकता का जी जी। सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, माफी चाहूंगी। सर कोई बात, नैतिकता के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है हॉब्स की। कोई बात नहीं। लॉक का प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत क्या था? सर लॉक ने अपने प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत में मुख्यतः तीन अधिकारों को स्थान दिया है। उसमें लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात की है उन्होंने। तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार को वो प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। सर। साक्षी जी ना, आप जी सर। बीएचयू को से अपनी शिक्षा उच्च शिक्षा ग्रहण किया है न? तो जी जी। बीएचयू विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ था? सर 1916 में किसने किया था? अ, भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जब हिंदू विश्वविद्यालय का गठन करना पड़े? सर तत्कालीन परिस्थितियों में जब विदेशी शिक्षा नीति मैकॉले की बहुत हावी हो गई थी और ऐसे युवाओं को तैयार किया जा रहा था जो औपनिवेशिक शासन में अपना अपना पूरी तरीके से योगदान दे और उपनिवेशवाद को बनाए रखें। तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राष्ट्रवादी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने
एक ऐसे कॉलेज की स्थापना की जहाँ पे इंडिजिनस एजुकेशन की बात जहाँ पे रखी जाए। अच्छा, भारत में पहला मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया? सर एग्जैक्टली नहीं पता, बट अनुमान लगा सकती हूँ मैं। हम्म। सर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। कब बना था ये, कब स्थापित हुआ? सर डेट मैं नहीं बता पाऊंगी, हम सॉरी। कोई बात नहीं। अ, गांधी जी का राम राज्य की संकल्पना को पढ़ा है आपने? क्या है उनका जी सर। राम राज्य, गांधी जी का? सर राम राज्य की संकल्पना में वो एक आदर्श राज्य की बात करते हैं, जैसे कि प्लेटो के भी आदर्श राज्य को हमने पढ़ा है, तो प्लेटो का आदर्श राज्य अलग है। गांधी जी के आदर्श राज्य या फिर राम राज्य में वो एक ऐसे समाज की बात करते हैं जहाँ पे सामाजिक समरसता हो और मिनिमम स्टेट हो, स्टेट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो लोगों की लाइफ में, लेकिन जो सेल्फ गवर्नेंस है उसके हिसाब से लोग विलेज पंचायत में और लोगों के अपने स्वयं के भी जीवन में पारस्परिक निर्भरता हो, और वो लोग अपने इकोनॉमिकली पॉलिटिकली सेल्फ गवर्न हो। और वहां पे जो हिंसक स्टेट के ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो सेना हो चाहे पुलिस राज्य हो, उसका मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए। क्या वो एक अराजकतावादी थे क्या? अभी आपने कहा कि वो अ, एक कम से कम हस्तक्षेप हो। क्या वो अराजकतावादी थे जी। क्या राजकतावादी थे? सर उनको उनको फिलोसॉफिकली कहा जाता है, दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है उनको। और अराजकता का यहाँ मतलब निगेटिव नहीं है, नकारात्मक नहीं है, क्योंकि अराजकता का मतलब हम अपने संदर्भ में अगर अभी के संदर्भ में देखें तो अराजकता का मतलब होता है एक ऐसा समाज जहाँ पे अव्यवस्था है। लेकिन गांधी जी अराजकतावादी इस सेंस में थे कि वो एक एब्सोल्यूट स्टेट या फिर एक ऐसा स्टेट जिस जो हिंसक हो, जो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता हो लोगों की इंडिविजुअल लाइफ को, उसको कम से कम बात करने की बात करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों में स्वराज आए, लोग स्वयं पे शासन करें, और उसी तरीके से अपने से ऊपर उठ के फिर परिवार से फिर समाज से वो अपने में पारस्परिक निर्भरता के हिसाब से शासन करें। तो अराजकतावादी वो उस सेंस में थे, लेकिन वो सकारात्मक अर्थ में था सर। ठीक। ये जो गांधी जी की राम राज्य की संकल्पना है, वो संविधान में कहाँ पे साकार होते दिखता है? सर ये पंचायती राज व्यवस्था में जिसको बाद में संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसको स्थान दिया गया था। और भी कहीं है? अ, सर प्रस्तावना में। जी, प्रस्तावना की वो शब्द बताइए जहां पे यह है। अ, सर बंधुत्व की अवधारणा जहाँ पे समझाई जाती है शायद। कितने तरह के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यही बात तो गांधी जी भी करते हैं। चलिए जी। ठीक। जी। थैंक यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? सर जुडिशियल रिव्यू एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है जिसके माध्यम से जो न्यायपालिका है हमारी, वो उन कानूनों को या फिर उन कार्यपालिक आदेशों को, अध्यादेशों को रिव्यू करती है, जिनमें उसको ऐसा मतलब ऐसा अपील होता है या फिर ऐसा लगता है कि संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, या फिर ये रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है या संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा गया है, इसलिए वो अपनी न्यायिक सक्रियता की भूमिका निभाने के लिए जुडिशियल रिव्यू करती है सर। ठीक है सर। साक्षी जी, जी। भारतीय विदेश नीति की क्या भूमिका है? भारतीय विदेश नीति की सर। और विशेषताओं के बारे में बताइए। सर अभी की कि जब से भारत अभी आदेश हुआ, प्रेजेंट, अभी सर प्रेजेंट। अगर वर्तमान वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो हमारी विदेश नीति अब मूलतः आदर्शवादी न होकर यथार्थवाद की तरफ जाती हुई दिख रही है, क्योंकि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को और अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम जो क्षेत्रीय सहयोग की बात करते हैं, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लुक ईस्ट पॉलिसी से आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई है। हम नेबरहुड फर्स्ट की बात करते हैं,
लेकिन साथ ही साथ हम विश्व बंधुत्व की भी बात करते हैं, लेकिन इन सबके साथ ही हमारा अब प्राइमरी मोटिव हमारा अपने देश की आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक सुरक्षा को सर्व प्रमुखता देने का हो गया है। ओके। मध्य प्रदेश में जो पिछड़े और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो इसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, और मैं योजनाओं के नाम शायद अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। मध्य प्रदेश में मतदान व्यवहार किस प्रकार का है? सर, मतदान व्यवहार की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि बहुत वर्षों से, लगभग 2 दशक हो गए हैं आज। बहुत वर्षों से यहाँ पे एक सत्ता का, एक राजनीतिक दल का डोमिनेंस रहा है राजनीति में। और इसका कारण ये भी है कि इसके पहले जो सरकारें आई थी, उन्होंने शायद इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर लोगों के जो गरीबी उन्मूलन में या फिर रोजगार में उतने काम नहीं किए थे। तो अब जो मध्य प्रदेश में पर्टिकुलरली, क्योंकि शायद बीजेपी गवर्नमेंट ने डिलीवर किया है अपने प्रोमिसेस को, तो उसके हिसाब से हर स्तर पे, लगभग पंचायतों के स्तर पे भी और और राज्य के स्तर पे भी कि- भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही। जी। हाँ, अभी मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? सर, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार। सॉरी 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 सर। नहीं 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 नहीं, ज्ञानेश कुमार नहीं है, सॉरी सर। मैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन है। सर, मैं उनका नाम नहीं याद कर पा रही हूँ, सॉरी। इनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? समिति में कौन कौन शामिल तो रहता सूचना आयुक्त की। है? सूचना आयुक्त की। सर, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता और हाई कोर्ट के जज। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? उच्च शिक्षा मंत्री। सर, विजय शाह है शायद, बट मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। मैम। हम्म। साक्षी जी, जी मैम। सबसे बड़ी समिति कौन है? सबसे बड़ी समिति लोकसभा में। मैं अनुमान नहीं लगा पा रही हूँ, सॉरी। हाँ, अनुमान लगाइए, क्या बोलते हैं? लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति है। अच्छा, सॉरी मैम, इसको मैं पढ़ूंगी अभी। लद्दाख के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लद्दाख के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ अभी, माफी चाहूंगी। कविंद्र गुप्ता। जी। ठीक। शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल मैम, जो संसद की कार्यवाही का जो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो आर होता है, उसको शून्यकाल कहते हैं। ये भारतीय मतलब एक तरीके से इनोवेशन है संसदीय परंपराओं में। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है? 108, ठीक है। अनुच्छेद 108। कितने राज्य हैं जहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर हैं? मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैम, बट 6वीं अनुसूची के जितने राज्य होंगे वहां पे मुझे लगता है कि वहां पे होना चाहिए। 4 राज्य हैं, झारखंड, एमपी, आ, छत्तीसगढ़। हाँ। 4 राज्यों में। ओके ओके। फिर आपसे लास्ट ठीक है। क्वेश्चन ये है, सुशीला कार्की जी अभी चर्चा में क्यों थी? सुशीला कार्की जी। मैम, उनको नेपाल का भी नवनियुक्त प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, और चर्चा में वो इसलिए थी क्योंकि भारत में और पर्टिकुलरली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उनका संबंध रहा है। 1974 में उन्होंने यहाँ से एमए की डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है। और अभी उन्होंने कोई रिसेंट में कोई घोषणा की है क्या? मैम, घोषणा उन्होंने अभी जो इनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार वगैरह के जो भी आरोप थे, उनके खिलाफ जांच की घोषणा की है। इसके साथ साथ उन्होंने जो वहां के युवाओं को मतदान देने की आयु थी उसको भी कम किया, 18 से 16 साल किया है। अच्छा मैम, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। थैंक यू। साक्षी जी,
बढ़िया जी है, सर। आपका स्टार्टिंग से काफी अच्छा है, आप काफी कॉन्फिडेंट कैंडिडेट है, और पर्सनालिटी आपकी काफी अट्रैक्टिव है, और आंसर देने का तरीका भी अच्छा है, काफी आंसर लॉजिकल रहते हैं आपके। आपकी डेट कब है इंटरव्यू की? सर 9 तारीख को अच्छा, पहला फर्स्ट ही डे दिन है सर। पहले ही दिन है। चलिए बढ़िया, जी आपका अच्छा रहेगा, ओपनिंग अच्छी जाएगी आयोग की भी। मुझे लगता है कि काफी अच्छा थैंक कि यू सर। आप स्कोर करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और थैंक यू सर। चलिए बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक आपको। सर पिछले बार के इंटरव्यू का फीडबैक ये था कि आंसर्स लंबे हो रहे थे, तो उसको मैंने थोड़ा कम करने की नहीं, कोशिश बढ़िया की है इस बढ़िया, बार बहुत तो। शानदार, अच्छा। ठीक है, कुछ प्रश्नों के उत्तर ऐसे होते ही हैं जहाँ वो होता है, हालांकि मैंने भी यही लिखा है कि थोड़ा संक्षेप में देने का प्रयास करें, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ संक्षेप में हो जाता है, कुछ के थोड़े से लेंदी जाते हैं। कोशिश यही करना है कि तार्किक और संक्षेप में, ओवरऑल ठीक जी सर, एक और है। क्वेश्चन था। सर जैसे मेरा पीएचडी सबमिट हो चुका है, तो मैं अपनी थीसिस लेके जाऊं इंटरव्यू में या नहीं? क्या बताया आपने? सर ठीक। पीएचडी सबमिट कर चुकी हूँ मैं, तो थीसिस अपना लेके जाऊं इंटरव्यू रूम में या हाँ नहीं? हाँ, आप इनकी लेकर के जाइए, और उसका वैसे तो डॉक्यूमेंट्स में आपका फ्रंट पेज लगा दिया जाता है, और इनकी वो उसमें इनकी बस वो पूरी थीसिस आपको तो बाहर ही रख दी जाती है, लेकिन आपको उसका टॉपिक और वो सारे चीजें रहता है वो इनके उसमें लगा दिया जाता है। लेके जाइए आप। ठीक है सर। ठीक है। तो ठीक है सर। थीसिस थैंक यू आपका सर। पीएचडी का टॉपिक क्या है? सर टॉपिक है मेरा मल्टीकल्चरलिज्म एंड फेमिनिज्म, पॉसिबिलिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस इन इंडियन सोसाइटी। ओके ओके, ठीक है, इसको टॉपिक को इस तरह तैयार कर लीजिएगा आप, है ना, यदि आप टॉपिक का जी सर। दिखा रहे हैं, बता रहे हैं तो। चलिए, ऑल द बेस्ट ठीक। साक्षी जी, लॉक आउट हो जाइए। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू। फिर ऐसे तो नहीं डाउनलोड में लगा। लगाउट हो सकते हो आप। जी सर। हाँ, तो इसलिए शामिल हो गए कि अब 9 तारीख को करे तो क्या करे, कितना हाँ, बढ़ गई है। देखिए, तो ये 2 तारीख को ये, हालांकि ठीक हाँ, है। मैम को बोलो। कॉन्फिडेंस लेवल। हाँ, अलीगढ़ के बाद ही तो बीएचयू बना था। दोनों नहीं, लगभग बीएचयू पहले बना, बीएचयू फॉलो फिर अभी ये 1920 में बना है। वो सोरन बना, ये 20 में। हाँ, हमारे साथ तब घूमे कि नहीं? बनारस घूमे कि नहीं? नहीं नहीं हो रहा था। क्यों नहीं? तब तो पुराना विश्वनाथ भी आना कहीं नहीं, बनारस गए ही नहीं है तो उसकी बात हाँ। खत्म हो गई।